Hi guys, it's me Dr. Nirmal and welcome to my channel Doc Talk. Hi guys, so today we are going to talk about the grand test and what are the advantages and the disadvantages of the grand tests and what should be done before giving grand test and what should be done after appearing in a grand test. We will talking about all these stuff today. So it's 11 a.m. in the morning and breakfast आ गया है तो हम पहले breakfast कर लेते हैं. गाइस जनरली क्या होता है ना कि हमें ब्रेकफास्ट करते समय कुछ नहीं देखना चाहिए। बट मैं क्या करता हूँ कि मुझे पता है कि हाँ मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है ये सब देखने के लिए, वेब सीरीज़, स्टैंड अप कॉमेडीज़ और यूट्यूब वगैरह पे या सोशल मीडिया चेक करने के लिए। तो मैं मोस्टली अपना खाना खाते समय ही ये सब कुछ देखता हूँ। अब बात करते हैं ग्रैंड टेस्ट की। ग्रैंड टेस्ट के लिए मैं यूज़ करूँगा प्रेप लैडर ऐप, क्योंकि मेरे पास उसका सब्सक्रिप्शन है और मैं पिछले 1.5 साल से उसी को यूज़ कर रहा हूँ और मुझे वो काफ़ी सही ऐप लगती है। ऐसा नहीं है कि बाकी ऐप्स अच्छी नहीं है, बट मैंने कभी यूज़ नहीं करी तो मैंने प्रेप लैडर ही यूज़ करी है। तो प्रेप लैडर ही मेरे लिए सबसे अच्छी ऐप है और इस समय उसका एक ग्रैंड टेस्ट है जो जुलाई में लाइव होना था, वो हो गया है और मैं आज वही टेस्ट दूंगा। होगा क्या कि उस टेस्ट का रिज़ल्ट तो लेट आएगा, बट मेरे लिए टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है ताकि मेरी पेस बनी रहे और मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता रहे लाइफ में। क्योंकि अगर मैं सिर्फ पढ़ता रहूँगा तो फिर लाइफ ऐसा लगेगा कि बोरिंग हो गई है, कि बस पढ़ ही रहा हूँ और कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो इट्स बेटर कि तुम साथ में टेस्ट देते रहो, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते रहो, ताकि तुम्हारा मन बना रहे कि और तुम्हें पता भी लगे कि तुम्हारी स्टैंडिंग कहाँ पे है। सो आई गेस मेरा खाना अब हो जाएगा ख़त्म, फिर हम करेंगे बात। So done with the breakfast? नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि हमेशा एग्ज़ाम देने से पहले मैं थोड़ा सा पावर नैप ज़रूर लेता हूँ 10-15 मिनट का, क्योंकि उससे क्या होता है कि ना जो ब्रेन होता है वो एकदम फ्रेशन अप हो जाता है और जो खाने की सुस्ती होती है वो भी निकल जाती है। चलिए ग्रैंड टेस्ट देते हैं। सो गाइस, जब तक मैं अपना ग्रैंड टेस्ट देता हूँ हम बात कर लेते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गिविंग ग्रैंड टेस्ट। तो सबसे बड़ी एडवांटेज जो मुझे लगती है कि हमें अपनी स्टैंडिंग पता लगती है कि हम स्टैंड कहाँ करते हैं, हमारी जो प्रिपरेशन है वो कहाँ स्टैंड करती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी एडवांटेज इसकी ये है कि हम 19 सब्जेक्ट्स को डिफरेंट प्रपोर्शन में अपने एग्ज़ाम में देखते हैं। जैसे कि फिजियोलॉजी के अगर 10 से 15 क्वेश्चन हैं, वहीं मेडिसिन के 20 से 25 क्वेश्चन हैं, आई के 5 से 6 क्वेश्चन हैं, रेडियोलॉजी के 7 से 10 क्वेश्चन हैं। तो इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस में हम क्वेश्चंस को कैसे करते टैकल करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस जो कोरिलेट होते हैं, जैसे एनाटॉमी को सर्जरी के साथ कोरिलेट किया जाता है, उसी तरह ऑब्स गायनी को एसपीएम के साथ कोरिलेट किया जाता है। हम ये सब देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है और उससे पता लगता है कि हमें अपने सब्जेक्ट्स की रीडिंग को भी कैसे कोरिलेट करना है। जैसे कि सीएनएस जो फिजियोलॉजी का है उसको पैथोलॉजी के साथ कोरिलेट करके हम मेडिसिन के सीएनएस में भी पढ़ते हैं, और उसी सीएनएस के जो ड्रग्स हैं उनको हमें फार्मा से पढ़ के साइकियाट्री में भी इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये जो कोरिलेशंस हैं ये हमें हमारे मॉक टेस्ट सिखाते हैं। ये उसकी दूसरी सबसे बड़ी एडवांटेज है। और तीसरी सबसे बड़ी एडवांटेज है कि 3.5 घंटे के लिए बैठ पाना ही सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है अपने एग्ज़ाम में। मैं पहले 50 क्वेश्चंस में बहुत कम गलत करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, लेकिन बाय द एंड ऑफ 2 और 3 आवर्स मेरी बैंड बज जाती है। और वही चीज़ है जो मुझे मॉक टेस्ट सिखाता है कि 3.5 घंटे में हमें अपना दिमाग कैसे उस लेवल पे रखना है, अपना 100% देना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम अपने किसी भी क्वेश्चन पे 100% नहीं देंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और अगर तुम्हें कोई आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया तो वैसे ही तुम्हारा क्लियर नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मॉक टेस्ट हमें सिखाता है। तो बेसिकली मॉक टेस्ट के बहुत एडवांटेजेस हैं, बट ये 3 जो हैं ये मेरे फेवरेट हैं और बहुत मेन है। अब बात करते हैं कि ग्रैंड टेस्ट देने से पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले, जैसे कि आपने शायद मेरे रूम में देखा होगा कि कुछ चीज़ें चिपकी रहती हैं वॉल पे, ठीक है, कुछ मेरे टेबल पे लगी हुई हैं। इन सब चीज़ों को मैं स्टिकी नोट्स बोलता हूँ, ठीक है। इनको मैं पढ़ता हूँ एग्ज़ाम से पहले, मुझे 1-2 घंटे मैं इनके लिए लगाता हूँ। आज नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि अब मेरी वो रूटीन में नहीं है, बट नॉर्मली मैं इनको पढ़ता हूँ बिफोर माई गिविंग माई ग्रैंड टेस्ट। एंड आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि इन्हीं स्टिकी नोट्स में से 10 से 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली दिख जाते हैं मुझे। एंड जस्ट बिकॉज कि मैंने उनको 2 घंटे पहले ही पढ़ा है तो मुझे वो आ जाता है और मेरे वो क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। उसके अलावा मैं एक पावर नैप वाली स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ। वो आप पर है कि आपको वो फॉलो करनी है कि नहीं करनी है।
तो तीसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि ग्रैंड टेस्ट देते समय आपको ऐसा इन्वायरमेंट चूज़ करना है जो साइलेंट हो, आपके एग्ज़ाम से मिलता जुलता हो। जैसे एक टेबल पे पेपर देना है, ना कि सोफ़े पे बैठ के। चेयर होनी चाहिए जो कि ओके ओके चेयर, कुशन्ड हो, ना कि ऐसी चेयर हो जो अनकंफर्टेबल हो। ठीक है, ज़्यादा कंफर्टेबल होके भी जीटी नहीं दिए जाते और ज़्यादा अनकंफर्टेबल होके भी जीटी नहीं दिए जाते। एंड इट शुड हैव अ क्लॉक, ताकि आपको पता लगे कि आपने कब जीटी शुरू की है और आपने कब जीटी ख़त्म किया है। वैसे तो जीटीज़ के साथ भी एक क्लॉक चलती है, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको पता लग जाए कि हाँ, आपने पहले 50 क्वेश्चन कितनी देर में किए हैं, और आपको जीटीज़ में जाके क्लॉक ना देखना पड़े, क्योंकि उससे ना प्रेशर बढ़ता है। तो इसलिए मैं क्लॉक का बोल रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर अगर आपके पास रिस्ट वॉच भी है तो वो भी काम चला सकती है। बेसिकली टाइम देखना है और कुछ नहीं करना है। सो ये हुआ हमारा जीटी का, और जीटी के दौरान क्या करना है। अब करते हैं जीटी के बाद क्या करना है। सबसे पहले जीटी के रिज़ल्ट से घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है कि मेरा जीटी का रिज़ल्ट कैसा आया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर अबव एवरेज आया है तो यू आर ऑन द बेस्ट ट्रैक। ओके, अगर अबव एवरेज नहीं आया है, बिलो एवरेज आया है, तो आप अपनी प्रिपरेशन की तरफ देखिए कि कहाँ गलतियाँ हैं। आप अपनी करेक्शंस, अपने करेक्ट क्वेश्चंस देखिए और इनकरेक्ट क्वेश्चंस देखिए। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपने रिव्यू करना है ग्रैंड टेस्ट को। अगर आपने ग्रैंड टेस्ट दे दिया, आपका स्कोर अच्छा है और आपने रिव्यू नहीं करा ना, तो आपका स्कोर और अच्छा नहीं आएगा अगर आप रिव्यू नहीं करोगे। तो रिव्यू ज़रूर करना है, और रिव्यू करने की बेस्ट तरीका होता है कि हमेशा सब्जेक्ट वाइज रिव्यू करिए, ताकि आपको ये भी पता लगे कि ये वाले सब्जेक्ट्स मेरे वीक हैं, ये वाले सब्जेक्ट में मैंने सारे क्वेश्चंस अच्छे करे हैं, ये वाले सब्जेक्ट में मेरे 5 क्वेश्चन अच्छे थे, 5 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट अच्छे चल रहे हैं और कौन सी रीडिंग आपकी सब्जेक्ट्स की अच्छी है। जैसे कि मेरे सर्जरी मेडिसिन बहुत बुरे चल रहे हैं, मेरे लास्ट 3 सब्जेक्ट्स में आई, सर्जरी और मेडिसिन ही रहते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे मेडिसिन और सर्जरी आती नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कोई 20 क्वेश्चन मेडिसिन के देगा तो मैं 10 से ऊपर सही नहीं कर पा रहा हूँ, और अगर सर्जरी के मुझे कोई 25 क्वेश्चन देगा तो मैं 12-13 से ऊपर नहीं कर पा रहा हूँ। उसी तरह जब आई के मुझे 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं तो मैं 2 से ऊपर सही नहीं कर पा रहा हूँ। वीक सब्जेक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि आपको वो आते नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि हाँ, आपको उन पर और काम करने की ज़रूरत है, तो इसलिए उनको वीक बोला जाता है। और हमेशा रिव्यू करें। मैं सब्जेक्ट वाइज करता हूँ, वो आपकी मंशा है, आप कैसे करना चाहते हैं। और कभी भी ना वो वाली स्ट्रेटजी मत अपनाना कि मैं सिर्फ इनकरेक्ट क्वेश्चंस कर लूँगा और करेक्ट तो मैंने सही कर ही दिए हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आप गैस वर्क के बेसिस पे करेक्ट करते हो, और मैंने देखा है कि गैस वर्क अगर आपने इस जीटी में अच्छा कर दिया है, नेक्स्ट जीटी में सेम क्वेश्चन आप गलत गैस भी कर सकते हो बिकॉज ऑफ योर गैस वर्क। सो मेरे हिसाब से करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों ही देखने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने सिर्फ करेक्ट करेक्ट जो है वो छोड़ दिए और इनकरेक्ट मैंने सारे अपने करेक्ट करने के लिए देख लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक कॉपी लगा लीजिए जिसमें आप वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेंगे, या फिर वो लिखेंगे जो क्यों वो क्वेश्चन गलत हुए, और जो क्वेश्चन आपने गैस करे उनका रीज़न क्या था गैस करने का। अगर आपका गैस करने का रीज़न सही था और वो सही बैठता है तो आपको उसको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने गैस करा और वो बाय चांस सही हो गया तो प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बाय चांस हमेशा नहीं होगा। ठीक है, तो हेलो गाइस, सो एग्ज़ाम हो गया है ख़त्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मैं ट्रीट कर रहा हूँ खुद को, और ये मेरा फेवरेट काम है कि जब भी मैं टेस्ट देता हूँ तो मेरा एक पर्पस होता है, रिज़ल्ट जो मर्जी आए, जैसा मर्जी आए, अच्छा आए बुरा आए, मैं अपने लिए कुछ खाने को ज़रूर लाता हूँ, ताकि मैं अपने आप को ट्रीट दे सकूँ कि हाँ भाई, तूने एटलीस्ट टेस्ट दिया तो, है ना। डैट इज़ द मेन थिंग। पेपर देना इंपॉर्टेंट है, पास फेल तो देखा जाएगा। सो अभी मैं ये खा लेता हूँ, फिर बाद में बात करता हूँ। सो गाइज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टू ट्रीट योर सेल्फ। क्योंकि जब भी आप ग्रैंड टेस्ट देते हो ना, तो उसके दो ही रिज़ल्ट होंगे। या तो आपका रिज़ल्ट पिछले ग्रैंड टेस्ट से अच्छा आएगा और वो एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करेगा, या तो आपका रिज़ल्ट पिछले रिज़ल्ट से बुरा आएगा और वो एक नेगेटिव वाइब क्रिएट कर सकता है। तो जो ट्रीट है ना, जो ये बाहर से खाना मंगवाना है, इससे क्या होगा कि यार जो पॉजिटिव वाइब है वो तो इन्हांस हो जाएगी, और भी अच्छा लगेगा कि तुमने कुछ अच्छा किया, तुम्हें उसका रिवॉर्ड मिला। लेकिन अगर गलती से बाय चांस तुम्हारा स्कोर अच्छा नहीं आता है, तो यही ट्रीट उस नेगेटिव वाइब को सप्रेस करने में हेल्प करती है। तो मेरा यही फंड है कि चाहे कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो, तुम बाहर से खाना मंगा लो और उसे खाओ और फिर सो जाओ। क्योंकि खाना खाना और सोना बहुत रिलैक्सिंग लगता है मुझे, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है।
और अगर आपको बाहर से नहीं कुछ खाना है तो आप खुद बनाइए, क्योंकि मुझे कुकिंग भी बहुत पसंद है, मैं कई बार खुद भी बनाता हूँ। बेसिकली इन सब चीज़ों से क्या होता है ना कि आपका दिमाग जो है वो जीटी के स्कोर से, जो बड़ा है कि कम हुआ, उससे डाइवर्ट होके एक नॉर्मल इंसान की तरफ ले जाता है। क्योंकि जैसे जिम पर्सन होते हैं वो अपना एक चीट डे रखते हैं, उसी तरह मैं जीटी डे को ही अपना चीट डे बना लेता हूँ। जीटी डे वाले दिन मैं सिर्फ अपना ग्रैंड टेस्ट देता हूँ, उसके बाद मैं उसको रिव्यू करता हूँ, और रिव्यू करने के बाद मैं अपने आप को ट्रीट करता हूँ, और मैं कुछ भी एक्स्ट्रा करूँगा जो मुझे रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। मैं पढ़ाई के आसपास भी नहीं जाता हूँ उस दिन के लिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हफ्ते के 7 दिन नहीं, 6 दिन पढ़ के भी क्लियर हो जाएगा। सो 7वें दिन पढ़ोगे तो सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा कि मैं पिछले हफ्ते भी 7 दिन पढ़ा, इस हफ्ते भी 7 दिन पढ़ा, क्योंकि ये जो है ना एग्ज़ाम, ये कोई 1-2 महीनों का एग्ज़ाम नहीं है, ये साल भर प्रिपरेशन करने पर क्लियर होता है। तो इसलिए हर हफ्ते एक दिन ऐसा रख लीजिए जिस दिन आप रिलैक्स करेंगे। तो मेरे लिए मेरे ग्रैंड टेस्ट के दिन वही दिन होते हैं जिस दिन मैं रिलैक्स करता हूँ, खुद को ट्रीट करता हूँ, मूवीज़ देखता हूँ, सोता हूँ, जो मुझे सही लगता है मैं वो करता हूँ। सो बेसिकली ग्रैंड टेस्ट इज़ जस्ट टू क्रिएट अ पॉजिटिव वाइब इन योर लाइफ ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर नीट पीजी। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। So, guys, this was my second vlog about the grand test, which I want to share with you guys. And I hope आपको पसंद आया होगा। एंड जैसा कि मैंने कहा, आज मैंने कुछ नहीं करा, आज कोई पढ़ाई नहीं करी, सिर्फ ग्रैंड टेस्ट दिया एंड रिव्यू किया और ख़ुद को ट्रीट करा, रिलैक्स करा। तो अभी मैं एक मूवी देखने जा रहा हूँ एंड उसके बाद मैं सो जाऊँगा। सो गुड नाइट फ्रॉम माई साइड, इट्स डॉक्टर निर्मल एंड दिस इज़ माई चैनल डॉक टॉक। अरे अब गए नहीं अभी तक, ब्लूपर्स देखने हैं तो वो इसके बाद आएंगे। The grand test that I will be giving today from my we should give my I should give a hi guys, it's me. So हो चुका है मेरा